हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको मैं 5 बजे से पहले पहले आपका वीडियो लेसन आपको सेंड कर दूंगा, जिसमें आपकी सारी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन होगी, सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स होंगे, सारी एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं जल्दी से। आज का चैप्टर है बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था आपकी ऑनलाइन क्लास में, बिगिनिंग ऑफ ए लाइफ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक पर्सन होता है, वो क्या करता है, अपनी लाइफ की नई नई शुरुआत करता है। क्योंकि उसकी मम्मा जो होती है उसकी डेथ हो चुकी होती है, वो घर छोड़कर कहीं अपनी बाहर अपनी आंटी के पास जाता है, और रास्ते में उसके साथ क्या क्या बिहेव होता है, क्या क्या होता है, उसके बारे में ये सारी कहानी वो बता रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माई जर्नी टू डोवर वॉज वेरी डिफिकल्ट वन। तो वो यहाँ पर राइटर लिख रहा है कि मेरी जो जर्नी थी जब मैंने घर छोड़ा डोवर के लिए, तो बहुत डिफिकल्ट थी। ठीक है, बहुत मुश्किल भरी जर्नी थी मेरी। आई वॉज रोबर्ड ऑलमोस्ट एज सून एज आई हैड लेफ्ट द हाउस। तो ऐसा बोल रहा है कि मैं तो बाहर जब गया था तो मैं तो एकदम से गुम होने ही वाला था जब मैंने अपना घर छोड़ा। तो क्या होता है उसके साथ, आई हैड नो प्लेस टू स्लीप एंड एट टाइम आई स्लेप्ट इन हेस्टैक्स दैट ले इन डेजर्टेड बार्न्स। यहाँ पर हेस्टैक क्या होता है, जो घास के, सूखी घास के जो मैदान होते हैं वहाँ, उसके बारे में कहा गया है। ठीक है, डेजर्टेड क्या होता है, खुले मैदान, एम्प्टी एम्प्टी यार्ड। ठीक है, तो घास के जो खुले मैदान के जो ढेर थे घास के, वहाँ पर वो सोता था, उसके पास सोने के लिए जगह नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह की बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशंस ख़राब थी जब उसने घर छोड़ दिया था बहुत छोटी सी एज में। डेंजर ऑफ ऑल काइंड, तो उसका एनकाउंटर्ड हुआ था। एनकाउंटर यानी कि उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने को मिला था जब उसने घर छोड़ा था। आई गॉट 6 माइल राइड ऑन ए कार्ट, तो वो घोड़ा गाड़ी जो होती है, देखा होगा पहले पहले जो घोड़ा गाड़ी होती थी उसके ऊपर बैठकर उसने क्या किया, 6 माइल का रास्ता जो है उसने तय कर लिया था जब उसने घर छोड़ा। फिर क्या होता है, एंड आई वॉक द रेस्ट ऑफ द वे टू माई आंट मिस बेट्स हाउस। तो वो बाकी का रास्ता जो उसने है अपनी आंटी के घर जाना था, तो आंटी का रास्ता, घर का रास्ता बहुत दूर था, तो वो अपने आंटी के घर बाकी कैसे जाता है, वो पैदल ही जाता है। माई शूज़ वर इन वॉफुल कंडीशन, उसके जो जूते थे उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वॉफुल का मीनिंग क्या होता है, वेरी बैड। ठीक है, बहुत ख़राब कंडीशन थी। एंड माई कैब वाज ओल्ड एंड डैमेज, और उसकी सिर के ऊपर जो टोपी थी बहुत पुरानी हो गई थी और कट फट गई थी। डैमेज यानी नुकसान हो जाना। आई लुक्ड मिजरेबल इन माई क्लॉथ दैट हैड बीन टोर्न एंड सॉइल्ड विद हीट ड्यू एंड ग्रास, तो उसके जो कपड़े थे पसीने से, मिट्टी से, धूल मिट्टी से वो कट फट गए थे और बहुत ही बुरी कंडीशन में उसके कपड़े हो गए थे, जैसे कोई भिखारी होता है। वाइल सर्चिंग फॉर आंटी बेट्सी हाउस इन डोवर आई मेट हर हैंडमेड, तो जब वो पहुंचता है वहां पर तो वो दरवाजे के सामने खड़ा होकर क्या पूछता है, सी लेड मी टू द हाउस वेयर आई वॉज डेस्टिन्ड टू फाइंड रिफ्यूज एंड केयर। रिफ्यूज क्या होता है, यहाँ पर प्रोटेक्शन आएगा, और डिसेंडेंट का मीनिंग होता है फेट, यानी कि उसको ऐसा विश्वास था, उसको ऐसा विश्वास होता है कि अब मैं आंटी के घर के सामने पहुंच गया हूं और यहाँ पर मेरी केयर की जाएगी, यहाँ पर मुझे बचा लिया जाएगा। ठीक है, और मेरा पालन पोषण किया जाएगा। बट होता क्या है, एज आई एंटर द गार्डन गेट आई सा ए bespectacled perplexed looking gentleman looking at me from an upstairs window। यहाँ पर bespectacled का मीनिंग क्या है, wearing spectacles। यहाँ पर क्या मीनिंग है कि एक आदमी है जिसने आंखों में चश्मा पहना हुआ है और वो बहुत कंफ्यूज है, और किसकी तरफ देख रहा है, खिड़की के पास जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर खड़ा होकर वो उसकी तरफ देख रहा है। किसकी तरफ देख रहा है, लड़के की तरफ। ठीक है, साइमल्टेनियसली ए लेडी अपेयर्ड एट ए डोर, और तभी क्या होता है, एक औरत बाहर आती है। वो क्या करती है, इंस्टेंटली आई न्यू दैट शी वॉज मिस बेस्टी बिकॉज शी वॉकड आउट ऑफ हर हाउस जस्ट द वे माई मदर हैड डिस्क्राइब्ड हर बाय होम इन ए ब्लंडरस्टोन। तो उसको लगता है कि जो लेडी बाहर आई है ये वही आंटी होगी, क्योंकि मेरी मम्मा ने बताया था उसकी, जैसे बताया था कि चलती कैसे है, उसका डील डोल कैसी है, तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये वही मेरी आंटी है। लुकिंग एट मी शी शॉर्टेड गो अवे नो बॉयज़ हेयर, तो वो बहुत गुस्से से उसको देखती है और उसको बोलती है कि चले जाओ यहाँ से, हमें कोई लड़का नहीं चाहिए। इफ़ यू प्लीज़ मैम आई प्लेडेड, प्लेडेड का मीनिंग क्या होता है, बेग, प्रार्थना करनी। तो वो उसको प्रार्थना करता है, मैम मुझे ध्यान से देखिए। शी स्टार्टेड एट मी वंडरिंग हाउ हु आई एम, तो वो ध्यान से देखती है और पूछती है कि कौन हो तुम। इफ़ यू प्लीज़ एंड आई एम यूर नेफ्यू आई रिपीटेड सॉफ्टली, तो वो प्यार से पूछता है, उसको बोलता है आंटी को कि देखिए मैं आपका भतीजा हूँ, मुझे ध्यान से देखिए।
आंट बेस्टी रिएक्शन वाज वन ऑफ ग्रेट सरप्राइज। तो क्या होता है, आंट जो बेस्टी होती है वो सरप्राइज हो जाती है उसकी कंडीशन देखकर बच्चे की। सी स्टैगर्ड, स्टैगर्ड क्या है, वो स्टैगर्ड क्या होता है, चलना। सी स्टैगर्ड बैक एंड स्ट्रेट इन द गार्डन पाथ, वो वापस जाती है और फिर से गार्डन का जो रास्ता है उस पर आकर खड़ी हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए। I continued, I am David Copperfield of Blunderstone in Suffolk, where you come on the night when I was born and saw my dear mom। तो वो जो लड़का है वो बता रहा है कि मेरा नाम को क्या है, डेविड कॉपरफील्ड मेरा नाम है, मैं कहाँ से आया हूँ, ब्लंडरस्टोन से आया हूँ। इन सफलोक वेयर यू कम, सफलोक एक गांव का नाम है, कि उसको बोल रहा है कि आप भी वहाँ पर आए थे, एक रात को आए थे जब मैं पैदा हुआ था, तो मेरी मम्मा ने ये सब मुझे बताया हुआ है। आई हैव बीन वेरी अनहैप्पी सिंस शी डाइड। अब मैं उनकी जो है वो डेथ हो गई है, इसलिए मैं बहुत ही उदास हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि उनका कोई भी केयर करने वाला नहीं है। आई हैव बीन ह्यूमिलेटेड, मुझे ह्यूमिलेटेड क्या होता है, अपने आप को अशेम्ड फील करना। ह्यूमिलेटेड थॉट नथिंग एंड पुट टू द हैवी वर्क। ठीक है, अब मुझसे ज़्यादा काम लिया जाता है, तो उसकी जो कंडीशन लड़के की बहुत ख़राब है। आई हैड नो चॉइस बट टू रन अवे टू यू, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी आपके पास आने के अलावा। ठीक है, यहाँ पर आगे देखिए। आई वॉज टेलिंग माई आंट अबाउट माई चाइल्डहुड व्हेन ऑल एट वंस आई ब्रोक इनटू टेयर। तो जब मैं अपनी हालत के बारे में अपनी आंटी को बता रहा था, अपने बचपन के बारे में बता रहा था, तो मेरी आंखें जो है वो आंसू से भर गई थी। ठीक है, आई फेल ऑन माई नीज एंड ले माई हेड ऑन हर वार्म लैप। लैप क्या होता है, गोद। तो वो लड़का क्या करता है, उनके घुटनों में अपना सिर को रख देता है, उनकी गोद होती है वहाँ पर सिर रख के वो रोने लगता है, क्योंकि उसकी बच्चे की कंडीशन बहुत ख़राब होती है। शी कॉल्ड आउट फॉर ए जेंटलमैन टू असर्ट हर। तो वो अंदर से एक जेंटलमैन को आवाज़ लगाती है, उसको बोलती है कि इसको चुप कराओ लड़के को। एज ही एंटर शी सेड यू हैव हेयर्ड मी मेंशन माय नेफ्यू डेविड कॉपरफील्ड, हैव नॉट यू। तो वो जब अंदर जाती है तो उसका जो हस्बैंड होता है उसको पूछती है कि क्या तुम मेरे इस भतीजे को जानते हो, डेविड कॉपरफील्डर को, या नहीं जानते हो। तो क्या होता है, मिस्टर डिक सीम टू बी परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मीनिंग यहाँ पर क्या आएगा, स्टनिंग, एकदम से चौंक जाना। बट मिस बेट्सी कंटिन्यू टू स्पीक। तो जो मिस्टर डिक होते हैं, जो मिसेस बेट्सी के हस्बैंड होते हैं, वो एकदम से चौंक जाते हैं, और मिस्टर बेट्सी होती है वो क्या कहती है, वेल दिस इज़ माई नेफ्यू एंड ही हैज़ रन अवे। ये मेरा भतीजा है, ठीक है, और ये भागकर यहाँ पर आ गया है। नो व्हाट शुड वी डू विद हिम, और अब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। तो डिक क्या सजेशन देते हैं, डिक सजेस्ट दैट आई शुड इमीडिएटली बी गिवन ए बर्थ। तो डिक सजेशन देते हैं कि इसको सबसे पहले हम इसकी सफाई कर देते हैं, इसको नहलाते हैं। द बाथ टुक अवे सम पेन फ्रॉम माई हैकिंग लिम्स। तो जो नहाने से क्या होगा, इसके जो दर्द वगैरह हो रही है वो उसको कम हो जाएगी। आई वॉज क्लॉथ इन ए शर्ट एंड पेयर ऑफ ट्राउजर दैट बिलोंग टू मिस्टर डिक। तो मिस्टर डिक के जो कपड़े थे वो पता नहीं कैसे कैसे करके उस लड़के को भी उसने पहना दिए। देन आई वॉज कवर्ड इंटू टू ग्रेट शॉवल्स विच वार्म्ड माई बॉडी। तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको एक शॉवल देते हैं जिसकी उसकी बॉडी थोड़ी गर्म रहती है, क्योंकि बच्चे की कंडीशन बहुत खराब होती है। चलिए आगे देखते हैं। आई फेल इंटू डीप स्लीप एंड आई वॉज वोकन अप एट डिनर टाइम। तो क्या होता है आगे, वो फिर वो सो जाता है, गहरी नींद में सो जाता है, और उसको उठाया जाता है जब वो रात का खाना खाने लगते हैं। द डिनर वॉज ए ट्रीट एज आई हैड नॉट टेस्टेड गुड फूड फॉर लॉन्ग। और डिनर ऐसा था जैसे इसको लग रहा था कि उसने ऐसा खाना पहले कभी भी नहीं खाया था। I narrated my agonizing past to my aunt in as much detail as I possible could। Agonize क्या होता है, डिफिकल्टी। तो वो जो नरेटर होता है, जो कहानी बता रहा है, वो बता रहा है कि जो पास्ट में उसके साथ डिफिकल्टी हुई थी, माई आंट इन एज मच डिटेल एज आई पॉसिबल कुड। तो मैंने अपने पास्ट के बारे में जितना हो सकता था वो मैंने आंट को बता दिया। आई वॉज डीपली एनक्स रिगार्डिंग माई फ्यूचर बट आई चूज नॉट टू टॉक ऑफ इट दैट नाइट। तो वो सोचता था कि मैं अपने फ्यूचर के लेकर बहुत ही ज़्यादा क्या था, एनक्शियस था। एनक्शियस क्या होता है कि वो सोच रहा था अपने फ्यूचर के बारे में, बट उस रात वो अपनी आंट को उसके बारे में नहीं बताना चाहता था, उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था अपने फ्यूचर के बारे में। चलिए, द नेक्स्ट डे आई learned that Aunt Betsy had written to my stepfather about my presence in her house। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे आई learned that Aunt Betsy had written to my
तो नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे उसको पता चलता है कि जो आंट बेट्सटी होती है वो उसके स्टेप फादर को उसके बारे में लेटर लिख रही है कि उसका लड़का जो है यहाँ पर आ गया है। द वेरी थॉट ऑफ माई स्टेप फादर ट्रेसिंग मी एंड टॉकिंग मी बैक वॉज एगोनाइजिंग। तो वो क्या करता है, उसका जो स्टेप फादर थे, स्टेप फादर क्या होता है, जो सौतेला पिता होता है, तो वो सोच रहा था कि अब सौतेला पिता मेरा वापस आ जाएगा, मुझे यहाँ से ले जाएगा और मुझसे फिर से वही काम, डिफिकल्ट काम जो वो करवाएगा। द डेज दैट फॉलोड वर स्पेंट इन स्टेट ऑफ एंग्जाइटी। जब थोड़े से दिन बहुत पास्ट हो जाते हैं तो फॉर्चुनेटली मिस्टर डिक ग्रू फाउंड ऑफ मी एंड आई गो टू स्पेंड सम टाइम विद हिम। तो मिस्टर डिक थे जो मिसेस बेट्सी के हस्बैंड, वो लड़के के साथ वो फ्रेंडली हो जाते हैं और उसके साथ खेलना कूदना शुरू कर देते हैं, डेली लाइफ अपनी इस तरह से हो जाती है उसकी। तो फिर क्या होता है, द मेमोरेबल मोमेंट दैट आई शेयर्ड विद मिस्टर डिक वॉज पैशन फॉर फ्लाइंग काइट्स वाज इनसरमोटेबल। इनसरमोटेबल क्या होता है, ग्रेट। एज्ड माई डिस्कम्फर्ट टू सम कॉन्स्टेंट। तो मिस्टर डिक जो थे उनके बारे में, उनको जो उनकी पतंग उड़ाने की जो टेक्निक थी वो उसको बच्चे को बहुत पसंद आती थी। वन डे मिस बेस्टी आस्क हिम व्हाट डू यू थिंक ऑफ डिक। वन डे मिस बेस्टी आस्क मी। तो एक दिन क्या होता है, वो जो लड़का होता है उससे उसकी आंट पूछती है कि तुम डिक के बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। आई रिप्लाइड ही इज़ वेरी नाइस। तो उत्तर देता है कि हाँ ये बहुत अच्छे अंकल हैं, ठीक है। मिस बेसी देन इन्फॉर्म्ड मी दैट मिस्टर डिक वॉज डिसेंट रिलेटिव ऑफ हर्स एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड इंसेन। इंसेन का मीनिंग क्या होता है, मेंटली इल, बाय हिज ओन ब्रदर। तो मिस्टर बेट्सी उसको बताती है कि उसके जो अंकल हैं मिस्टर डिक, उसको भी क्या है, वो मेंटली इल बताया गया था उनके भाई के द्वारा। मिस बेट्सी हैड कम टू हिज रेस्क्यू एंड गॉट हिम होम। तो मिस्टर बेट्सी बताती है कि मैंने इनको रेस्क्यू किया था, मैंने उनको वहाँ से लेकर आई थी अपने पास और इनके पास उनकी मैं केयर खुद कर रही हूँ। आई वॉज टोल्ड दैट मिस्टर डिक हैड बीन लिविंग विद हर फॉर द पास्ट 10 ईयर। तो वो बताती है कि ये जो मिस्टर डिक है वो मेरे पास कब से रह रहे हैं, 10 सालों से मेरे पास रह रहे हैं। ऑन हेयरिंग अबाउट दिस माई अफेक्शन फॉर माई आंट इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। अब क्या हो गया, मेरी जो एक रिस्पेक्ट थी, वो जो बच्चा है वो सोच रहा है कि आंट बेस्टी के बारे में जो मेरी रिक्वेस्ट थी वो और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि जो आंट बेस्टी बहुत ही दयालु स्वभाव की औरत थी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, द नेक्स्ट डे मिस्टर मर्डस्टोन रोड इनटू द गेट विद हिज सिस्टर मिसेस मर्डस्टोन। तो नेक्स्ट दिन क्या होता है कि एक अभी नया कैरेक्टर यहाँ पर आ गया है, मिस्टर मर्डस्टोन एंड मिसेस मर्डस्टोन। वो उनके घर के सामने आ जाते हैं, ठीक है, कहाँ पर, मिस बेट्सी के घर में। मिस बेट्सी फर्स्ट री अप्रोच्ड मिस मर्डन फॉर अलाउड हर डोंकी टू ट्रम्प द एज ऑफ द हर लॉन। तो पहले तो मिसेस बेट्सी होती है वो उसको क्या करती है, ब्लेम करती है, अपनी शिकायतें देती हैं उसको कि तुम्हारा जो डोंकी है, ठीक है, जो डोंकी है वो मेरे घास के मैदान में आ जाता है और मेरा मैदान सारा ख़राब कर देता है। देन शी कॉल्ड फॉर मी टू मीट द विजिटर। तो उसके बाद वो मेरी मीटिंग करवाते हैं किसके साथ, मिस्टर मर्डस्टोन के साथ। मिस्टर मर्डस्टोन एक्सप्रेस इज ग्रेट डिस्प्लेजर रिगार्डिंग माई बिहेवियर। तो अब क्या है, मिस्टर मर्डस्टोन जो है वो भी बुरा भला बोलते हैं मेरे बारे में, किसको बोल रहे हैं, वो आंट को, ठीक है। उसका जो बिहेवियर था वो शायद मिस्टर मर्डस्टोन को पसंद नहीं आता होगा बच्चे का, तो वो अब शिकायतें लगा रहे हैं उस बच्चे की उसकी आंटी को। ही सेड, तो वो क्या कहते हैं, दिस बॉय हैज़ कॉज्ड मच ट्रबल इन द पास्ट। ये लड़के ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ही हैज़ रिबिलियस स्पिरिट। रिबिलियस क्या होता है, अनविलिंग, ठीक है, ना चाहते हुए भी काम करना। ऐसे ही हैज़ रिबिलियस स्पिरिट एंड ए वायलेंट टेम्पर। ये काम कुछ नहीं करता और ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, ठीक है। वी हैव ट्राइड टू करेक्ट हिज वॉइसेस बट ऑल इन वैन। मैंने इसको सुधारने की बहुत ज़्यादा कोशिश की बट मेरी सारी मेहनत कहाँ गई, बेकार गई। तो ये बोल रहा है वही जो उनके घर के बाहर आया था। इन टर्न माई आंट आस्क्ड। तो तभी उनकी जो आंट है वो पूछती है, इफ़ ही हैड बीन योर ओन बॉय, क्या अगर ये तुम्हारा खुद का बच्चा होता, वुड यू हैव बीन बीटन हिम, क्या तुम उसको मारते, एंड सेंड हिम ऑफ टू हाउस इन लंडन एट सच ए टेंडर एज। तो क्या तुम इसको इतनी छोटी उम्र में लंदन में भेज देते, ठीक है। तो ये आंट जो है उसकी फिर आंट उसके साथ बात कर रही है, उसका जो स्टेप फादर था। मिस मर्डस्टोन रिप्लाइड शार्पली। मिस मर्डस्टोन शार्पली बोलती हैं,
इफ़ ही हैड बीन माई ब्रदर ऑन सन, अगर ये मेरे भाई का खुद का बेटा भी होता, हिज करेक्टर वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट, तो इसका जो करेक्टर है बहुत अलग होता। तो अभी मिसेज जो उसकी मिसेज थी मर्डस्टोन की, वो भी दोनों जो है जैसे लेडी लेडी दोनों आपस में बहस रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं। Mr. Murdstone added that he would take me back and dispose me of as he thought night. Dispose क्या होता है? Get rid of. तो मिस्टर मर्डस्टोन क्या बोलता है? मर्डस्टोन added that he would take me back and क्या बोलता है कि मैं अब इसको वापस ले जाऊंगा, मैं इसको फिर से सुधारने की कोशिश करूंगा। तो my aunt simply informed the two visitors that she had no intention of sending me back with them. तो अब जो उनकी आंट थी उस लड़के की, वो उसकी ऐसी इंटेंशन थी कि वो उसको उनके साथ भेजना नहीं चाहती थी। इंस्टेड शी हैड डिसाइडेड टू बी माई गार्डियन, तो अब उसने बोल दिया कि मैं ही अब इसकी गार्डियन हूँ, मैं ही इसकी बच्चे की देखभाल करूँगी। ठीक है। बिफोर मिस्टर मर्डस्टोन एंड मिसेस मर्डस्टोन लेफ्ट, मिस बेट्सी सेड, अब वो जाने ही वाले थे दोनों, कौन? मिस्टर बेटस्टोन मिस्टर मर्डस्टोन एंड मिसेज मर्डस्टोन जब जाने ही वाले थे तो मिस बेट्सी बोल देती है गुड डे सर एंड गुड बाय, उनको गुड बाय बोल देती है, उनको घर से भगा देती है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लुकिंग एट मिस मर्डस्टोन सी एक्सप्लेन एंड गुड डे टू यू मैम, लेट मी सी यू राइड ए डोंकी ओवर माई ग्रीन लॉन अगेन एंड आई विल नॉक योर बोनेट ऑफ योर हेड एंड ट्रेड अपॉन इट। तो वो उसको जाते जाते ये भी बोल रही है आंटी कि अगर अब तुम्हारा जो डोंकी था मेरे खेतों को, मेरे जो मैदान है घास के, अगर उसमें आया तो मैं तुम्हारे घर का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दूंगी और मैं भी तुम्हारे मैदान में कुछ ना कुछ भेज दूंगी चलने के लिए, तुम्हारा भी जो है खेत खराब कर दूंगी। ठीक है, उसका लॉन होगा या खेत होगा, कुछ ऐसा होगा। आगे देखिए। वंस द मर्डस्टोन हैड लेफ्ट माई आंट टर्न टू मिस्टर डिक, अब क्या हो गया? अब जो मर्डस्टोन चले गए, अब आंट कहाँ पर गई है? मिस्टर डिक के पास गई और उनको क्या कहती है? विल यू कंसिडर्ड बीइंग डेविड गार्डियन जॉइंटली विद मी, तो उसको बोलती है कि क्या तुम इससे राजी हो कि जो बच्चा है डेविड, क्या वो हमारे साथ रह सकता है, क्या हम उसका पालन पोषण कर सकते हैं? ठीक है, तो क्या होता है फिर देखिए। मिस्टर डिक स्माइलिंगली रिप्लाइड, जो मिस्टर डिक है वो हंसते हुए कहते हैं आई शैल बी डिलाइटेड टू बी द गार्डियन ऑफ सच ए ब्राइट यंग मैन, तो वो हंसते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे बहुत खुशी होगी, ये जो यंग लड़का है बहुत ही अच्छा लड़का है, इसको अपना गार्डियन मानते हुए, ठीक है, इसको हम अपने पास रखेंगे और हम इसका पालन पोषण करेंगे। विद ए डीप साइन माई आंट सेड, तो उसकी जो आंट क्या कहती है? देन दैट्स वेल सेटल्ड, तो उसकी आंट बोलती है कि ठीक है अब सेटल हो गया, अब ये हमारे पास ही रहेगा। आई वॉज सो हैप्पी दैट आई हग्ड माई आंट एंड किस्ड हर मैनी टाइम, तो वो जो लड़का था वो खुश हो जाता है, ठीक है, खुशी से नाचना शुरू कर देता है, आंटी के हाथ पैर चूमना शुरू कर देता है। आई शॉक हैंड विद मिस्टर डिक रिपीटेडली, जो मिस्टर डिक थे उनके वो हाथों को बार बार चूम रहा है। ठीक है। आई वॉज डिलाइटेड टू हैव द टू ऑफ देम एज माई गार्डियन, अब वो बहुत खुश हो गया था क्योंकि उनको दोनों गार्डियन मिल गए थे। ठीक है, अंकल और आंटी उस बच्चे को गार्डियन मिल गए थे। दस आई बिगिन माई न्यू लाइफ, तब मैंने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की। टू बी कंटिन्यूड द नेक्स्ट लेसन, अभी नेक्स्ट लेसन में देखेंगे वो क्या क्या करता है। चलिए, तो ये तो थी आपकी एक्सप्लेनेशन। आगे देखिए इसकी एक्सरसाइज, ये वर्ड मीनिंग है, सिंपली वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, आपको अपनी नोटबुक के ऊपर कर लेने हैं, इनको याद कर लेना है फॉर योर फ्यूचर। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 1 में क्या पूछा गया? ए पार्ट में कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट, अभी एक स्टेटमेंट दी गई है, इसके आगे हमें जो है इसको पूरा करना है। दूसरे वाले में क्या पूछा गया है? बी में पूछा गया है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। ये दो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं बी पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 एंड नीचे इसके क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर का टिक लगाना है। ये देखिए, ये जितनी भी एक्सरसाइज है इसकी सारी की आंसर मैंने आपको नीचे आपकी वर्कशीट में नीचे अब जब जाएंगे, ये सारी आपकी बुक एक्सरसाइज है और बुक एक्सरसाइज की सारे इसके आंसर की जो है वो मैंने यहाँ पर नीचे डाले हुए हैं। ये देखिए एक्सरसाइज ए पार्ट के आंसर डाले हुए हैं, उसके बाद ये 4th वाला भी आंसर डाला हुआ है, 5th वाला भी डाला हुआ है, और बी पार्ट का करेक्ट कौन सा है? पहले का बी और सी करेक्ट है, दूसरे का सी करेक्ट है, ये मैंने आंसर डाले हुए हैं। सी पार्ट में इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैंने उसके आंसर डाले हुए हैं। ठीक है। वर्ड स्किल है, वर्ड स्किल में देखिए वर्ड स्किल में आपको क्या समझना है। वर्ड स्किल में चलिए पहले ऊपर जाते हैं, वर्ड स्किल में क्या बताया गया है। वर्ड स्किल है, वर्ड स्किल में थोड़ी सी बात समझने वाली है।
और ग्रामर में भी थोड़ी सी समझने वाली है। वर्ड स्किल में देखिए यहाँ पर हमारे पास वर्ड दिए हुए हैं, ये देखिए 4 वर्ड दिए हुए हैं, MELEVOLENT, ग्रुप ऑफ लेटर, ये ग्रुप ऑफ लेटर दिए हुए हैं और इन ग्रुप ऑफ लेटर में से हमें एक प्रॉपर वर्ड बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 दिए हुए हैं, चारों में से हमें क्या करना है, एक प्रॉपर वर्ड बनाना है इन्हीं में से लेटर उठाकर। ठीक है, दूसरे वाले में देखिए नाउ राइट द ऑपोजिट वर्ड, उसके बाद इन्हीं के ऑपोजिट वर्ड भी लिखने हैं। तीसरे वाले में क्या लिखा हुआ है, प्रीफिक्स UN, UN का यूज करते हुए हमें वर्ड बनाने हैं जिनके आगे UN लगता हो। ठीक है, तो चलिए आंसर में देखते हैं हम वर्ड स्किल में क्या लिखा गया है। वर्ड स्किल में इसके मैंने आंसर डाले हुए हैं, देखिए वर्ड स्किल आपकी ये रही वर्ड स्किल। तो वर्ड स्किल में देखिए ये जो फर्स्ट पोर्शन है ए का फर्स्ट पार्ट, इसमें पहला जो वर्ड बनता है वो सभी लेटर को मिला के ये बनता है मेलवोनेंट। ठीक है, उसका दूसरा बनता है थाउटलेस, तीसरा बनता है इनकंसाइडेड, फोर्थ बनता है कोल्ड। फिर उसके बाद पूछा गया था कि इनके ऑपोजिट वर्ड देने हैं, तो ऑपोजिट वर्ड इनके क्या बनेंगे, बिलीवलेंट, थॉटफुल और कंसिडरेट एंड वार्म, ये ऑपोजिट वर्ड भी मैंने लिख दिए। थर्ड में पूछा गया था कि UN लगाना था और उसके प्रीफिक्स लिखने थे। ठीक है, अगेतर जिसको हम बोलते हैं पंजाबी में अगेतर, अगेतर में UN लगाएंगे। ठीक है, पंजाबी में जितना आप बोलते हैं कि अगेतर पिछेतर की होंगे, ठीक है ना, तो ये ऐसे है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर UN से हमें प्रीफिक्स मैंने बना दिए, अनकाइंड, अनकेयरिंग, अनसिंपैथेटिक, ये आपके बन गए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आपको एक पैराग्राफ है, उसमें आपको पूछा गया है कि उसमें पैराग्राफ में कोई 1-2 वर्ड है जो गलत लिखा हुआ है, उसको सही करके लिखना है। तो यहाँ पर पैराग्राफ में मैंने सही करके लिख दिए हैं। यहाँ पर ये जो हेल्ड है वहाँ पर कुछ और लिखा हुआ था, यहाँ पर मैं हेल्ड आएगा, और उसके बाद एक और करेक्शन होगी, उसमें वहाँ पर वेयर लिखा होगा, यहाँ पर वर लिखा हुआ है। यहाँ पर मैंने पैराग्राफ में वर आएगा राइट आंसर, आप उस पैराग्राफ को पढ़ लेना तो आपको उसमें से करेक्शन जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगी। उसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ग्रामर स्किल में देखिए, ग्रामर स्किल में समझने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रामर स्किल में ये देखिए ग्रामर स्किल में अब क्या होता है कि आपको नरेशन दिए हुए हैं। ठीक है, नरेशन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ रूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो जब उसको इंडायरेक्ट में बनाएंगे तो वो सिंपल पास्ट में हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह से ये सारे रूल दिए हुए हैं। जो कैन हैव कुड में चेंज हो जाएगा, विल है तो वुड में चेंज हो जाएगा। उसी तरह से डायरेक्ट स्पीच में अगर नाउ लगा हुआ है तो वो देन में चेंज हो जाएगा, दिस से लगा हुआ तो वो दैट में चेंज हो जाएगा। ये सारे कॉमन रूल्स हैं इनडायरेक्ट स्पीच के और डायरेक्ट स्पीच के। उसके बाद ये देखिए, ये जो आई है, आई के लिए फिर हम कैसे चेंज करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। ठीक है, SON का फार्मूला यहाँ पर लगता है, SON का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन विल नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आई जो है वो ही और शी में चेंज होगा, लड़का होगा तो वहाँ पर ही आ जाएगा, लड़की होगी तो वहाँ पर शी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं, जैसे वी है तो वो किस में चेंज होगा, ठीक है, आशा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा। ये सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए करना क्या है हमें, यहाँ पर देखिए ए पोर्शन में एक हमारी एग्जाम्पल दी हुई है। यहाँ पर क्या दी हुई है, हिना सेड टू हर मदर, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, आई लाइक माई न्यू टीचर, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो यहाँ पर हमें इसका क्या करना है, नरेशन बनाना है अकॉर्डिंग टू रूल्स, हमें जो रूल्स दिए हुए हैं। तो पहली एग्जांपल तो ये थी, तो इसको हमने क्या बनेगा, हिना टोल्ड हर मदर दैट, यहाँ पर आई किसके लिए लिखा हुआ है, हिना के लिए लिखा हुआ है। तो हिना क्या है, लड़की है, तो आई के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आई के लिए यहाँ पर हमने सी यहाँ से शी उठा लिया क्योंकि लड़की के लिए कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, हिना टोल्ड हर मदर, कोमा को हटाने के लिए यहाँ पर हम दैट लगाते हैं, ये जो कंजक्शन है दैट लगेगा। आई के लिए हमने शी लगा दिया क्योंकि हिना लड़की है, शी लाइक्ड माई न्यू टीचर। ठीक है, चलिए देखिए आंसर में कैसे लिखा हुआ है, सेम इसी तरह से आंसर में भी लिखा होगा ग्रामर स्किल में, यह देखिए। और थर्ड फॉर्म लगा देनी है हमने, जब पता ही है उसको, जब डायरेक्ट को इंडायरेक्ट बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म लग जाती है, शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। बाकी भी आंसर मैंने दिए हुए हैं, पहला मैंने आपको समझा दिया, पहला मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप इसी तरह से देख सकते हो। ये जो बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या हुआ है, बी पार्ट में देखिए, चलिए लास्ट वाला बी पार्ट भी देखते हैं आपकी बुक एक्सरसाइज में कैसे क्या पूछा गया है। बी पार्ट में राइटिंग स्किल बाकी हम छोड़ देंगे।
बी पार्ट में ये देखिए बी पार्ट आ गया हमारे पास। बी पार्ट में पूछा गया है रीड द गिवन डायलॉग्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द रिपोर्टेड वर्जन बिलो। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास कुछ डायलॉग दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस डायलॉग में से हमें यहाँ पर प्रॉपर वर्ड भरने हैं। 1 2 3 4 5 ब्लैंक्स हैं हमारे पास। तो ये जो 5 ब्लैंक्स हैं, 5 ब्लैंक्स के आंसर मैंने यहाँ पर आपके लिए नीचे दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये बी पोर्शन, ये बी पोर्शन का हर मदर हैड बॉट हर ए न्यू ड्रेस फॉर, ये पहले वाला का आंसर हो गया। उसी तरह से दैट हर मदर टू हैड जस्ट बॉट, ये दूसरे वाला का आंसर हो गया। उसी तरह से तीसरे वाला का दिया हुआ है कोमा तक, और उसके बाद चौथे वाला का दिया हुआ है, और पांचवे वाला का दिया हुआ है आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये बुक एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो जाती है और एक्सप्लेनेशन भी। और ये जितनी सारी एक्सरसाइज है आपको अपनी नोटबुक के ऊपर नीट एंड क्लीन लिख लेनी है। अगर तो आपकी बुक में स्पेस है, नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बुक में स्पेस है, ठीक है, तो आप बुक के ऊपर ही कर सकते हो। अगर बुक में स्पेस नहीं है तो आप नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह से लिख लेना है, इसी में से आपका एग्ज़ाम जो है वो सेट होगा। चलिए, तो ये थी आपकी एक्सप्लेनेशन एज वेल एज इसकी बुक एक्सरसाइज। तो इसको नीट एंड क्लीन लिख लेना है और फाइनल एग्जाम के लिए अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है।